हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई एलएस एग्जाम जो पशुधन सहायक के लिए जब जो आपका अ पोर्शन है जिसमें अपन राजस्थान जीके की बात करेंगे, जिसमें राजस्थान जीके के साथ साथ राजस्थान की राज व्यवस्था, जो पॉलिटी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान जो दैनिक विज्ञान के काम में आने वाली, और कंप्यूटर, ये सभी आपको सब्जेक्ट के अनुसार अपनी तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर क्लास लग रही है। तो प्रतिदिन जुड़ा करें, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास को रेगुलर जुड़े और प्रत्येक दिन अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाए। इसलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको एक सामान्य जानकारी दे दूं कि भाई आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रेगुलर लग रही है। मतलब क्या है कि भाई अ पोर्शन आपका 50 नंबर का है, ब पोर्शन आपका 100 नंबर का है। जो वेटनरी साइंस, जिसके अंदर आपको वेटनरी तो साइंस तो आपको अच्छी खासी आती है और आपका डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको बहुत ही जबरदस्त वहाँ तो कंटेस्ट है आपका 100 नंबर का पोर्शन। लेकिन आपका 50 नंबर का पोर्शन में क्या है, आपको साइंस में कोई कमी है, या कंप्यूटर में कोई कमी है, या राजस्थान का करंट अफेयर्स में, या राजस्थान जीके से संबंधित और भी मतलब पॉलिटी से संबंधित अर्थव्यवस्था के सवाल रहते हैं वो भी, और भी मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन लगा रहे हैं। जो अ पार्ट के अकॉर्डिंग और पशुपालन पढ़ना है उनकी भी क्लास अपनी 4 बजे शाम को लग दी है, वो भी आप एलएसए के लिए उसमें भी जुड़ सकते हैं। और पशुपालन के बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो शाम 4 बजे लग दी है और ये 10 बजे क्लास लग दी है। इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और रेगुलर अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाएं। ठीक है, तो अपन अब पहले क्वेश्चन से पहले आपको एक बार जरूर अपने चैनल पर आए हो तो एक बार चैनल को लाइक करके आ जाओ और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और फिर अपन सभी बच्चों एक बार पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लेंगे तमाम बच्चे, एक बार देख लेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। भाई क्या बताया जा रहा है, क्या चैनल को आपने सब्सक्राइबर कर दिया क्या? तो एक बार जिसने भी भाई को इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, एक बार सब्सक्राइबर करके आ जाओ। फिर अपन क्लास के विधिवत पूरी क्लास ताबड़तोड़ क्लास ले लेते हैं। आज शानदार जबरदस्त रेगुलर क्लास मिल रही है आपको, तो इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और शानदार अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी तैयारी करें। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का पहला, राजस्थान में मगरा नस्ल किस नाम से जानी जाती है? जो मगरा का किस नाम से जानी जाती है? जो मगरा नस्ल है राजस्थान की, ठीक है, ये मगरा है भाई और ये नस्ल है, इधर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ठीक है नस्ल है। राजस्थान की मगरा नस्ल किस नाम से जानी जाती है? रेवड़, सनोथर, सकरी या सापर? रेवड़ तो एक प्रकार का झुंड रहता है। सनोथर किसे कहते हैं? सोनाड़ी नस्ल जो उदयपुर के आसपास पाई जाती है। सकरी नस्ल को ही कहा जाएगा मगरा। बिल्कुल राइट आंसर ग। ठीक है। सापर किसे कहा जाएगा? सोकला भेड़ रहती है जो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। सुरू, सीकर, झुंझुनू, जिसे राजस्थान की मेरिनो, जिसे सोकला भेड़ को कहा जाता है, वो साफर के नाम से भी जानी जाती है। और सकरी को तो मगरा नाम से जानते हैं। और सनोत्तर आपके उदयपुर के सोनाड़ी के आसपास पाई जाती है। उनके जब सारा मतलब खाती है तो उस समय उनके कान जमीन को छूते हैं। इनकी खास विशेषता रहती है सोनाड़ी की, या सनोत्तर इसका उपनाम रहता है। बिल्कुल अच्छा सवाल, बिल्कुल जबरदस्त। और रेवड़ अपने राजस्थानी भाषा में रेवड़ में चल रही है भेड़ें, तो उन भेड़ों को रेवड़ के रूप में अपन जानेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल था, शानदार क्वेश्चन था। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली, इसलिए इस क्लास में तमाम बच्चे जुड़ जाओ और रेगुलर अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से करो भाई। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? तो 1978 में हुई थी भाई। 1978 इसका राइट आंसर लगाओ भाई। 1978 को राइट आंसर मारो। अब अपन क्लास को पूरी ताबड़तोड़ क्लास चलाएंगे। अब अपन रुकने वाले नहीं हैं। और अब तक अपने क्लास के अंदर जितना मतलब आपको जानकारी देनी थी वो जानकारी दे दी। अब लास्ट तक अपन क्लास को विधिवत चलाएंगे। तो अब बिना डिस्टर्बेंस के आराम से फ़ोन लेके बैठ जाओ और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आराम से रिवीजन करो भाई। अब समय कम है क्योंकि 13 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो अब तैयारी करनी होगी भाई दिन और रात, तब जाके नाम आएगा आपका एग्ज़ाम के सिलेक्शन में। पशु परिसर वालों ने तो इस बार क्या कर दिया कि भाई 2 गुने में 3 गुने में इस बार मतलब बहुत ही ज़्यादा कर लिया कि नॉर्मलाइजेशन के कारण कई बच्चों को धोखा भी हो चुका है। वो मतलब बाहर हो चुके हैं, मतलब जो मतलब चाहता था कि बच्चा मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण कई बच्चे बाहर हो गए, तो वो भी एक परेशानी का सामना करना पड़ा है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी तैयारी और बेहतरीन ढंग से करो। और जिसको भी निराशा हासिल हुई है तो वो परेशान ना हो और अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाओ और अगले एग्ज़ाम में आपका नाम आओ, ऐसा काम करो। तो पढ़ाई में कोई कंजूसी मतलब
1% भी मतलब कमी मत रखो, आपका भी जरूर अगले एग्जाम में नाम आ जाएगा। मतलब कहीं आपको कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। यही कहना है मेरा कि कहीं आपकी कमी मत छोड़ना, अगला नाम आपका जरूर आएगा अगला एग्जाम में। इसलिए हताशा और निराशा की कोई बात नहीं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों के रूप में कौन सा सही युग्म है भाई। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों के रूप में कौन सा सही युग्म है। अंतर्वर्ती का मतलब क्या रहता है, राजस्थान में जो अंदर के जिले हैं उनका सही युग्म बताना है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और शाहपुरा राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों के अंदर आते हैं भाई। शाहपुरा जो भीलवाड़ा से अलग होकर एक नया जिले के रूप में बना, जो शाहपुरा वो भी अंतर्वर्ती जिला है, जो अंदर का जिला है, और अजमेर भी अंदर का जिला है। तो ये अंतर्वर्ती जिले पूछे तो अजमेर और शाहपुरा दोनों ये राइट बैठ रहे हैं। तो इसका ग ऑप्शन राइट बैठ रहा है। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से भाई। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। अक्षांशीय स्थिति, पर्वतीय दिशा, मिट्टी का प्रकार या वनस्पति। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। मतलब इसके अंदर चारों ही राइट बैठ रहे हैं। अक्षांश की स्थिति भी राइट है, पर्वतीय दिशा भी राइट है, मिट्टी का प्रकार एवं वनस्पति, चारों ही राइट बैठ रहे भाई, सभी राइट बैठ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल था, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक विहार मरगवन किस जिले में भाई। अशोक विहार मरगवन किस जिले में है। ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो भाई। 5 का राइट आंसर मारो भाई। तो हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर है अशोक विहार मरगवन। कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ये देखो राज जयपुर, तो बिल्कुल जयपुर राइट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्लास केवल आपको रिवीजन के लिए काम आ जाएगी। मतलब जैसे कि आपका रिवीजन करना है और अच्छे अच्छे सवाल करना है, कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है और अच्छे प्रकार से एक बार क्वेश्चन को आंखों से निकालना है, ताकि अपने दिमाग में मतलब सेव हो जाए, एकदम कंटेस्ट हो जाए। तो इसलिए आपको केवल रिवीजन के लिए इस क्लास में रेगुलर जुड़ो और प्रत्येक दिन अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाओ। तो इसलिए आपको रेगुलर जुड़ना है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरुस्थलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है भाई। मरुस्थलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है भाई। पलायन, जनसंख्या दबाव, पर्यावरण या उपयोग सभी। बिल्कुल इसमें क्या राइट बैठेगा भाई, जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर मारो भाई। 6 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पलायन भी होता है, जनसंख्या का दबाव रहता है और पर्यावरण, ये तीनों ही जो मरुस्थलीकरण का प्रभाव पड़ता है इन तीनों पर, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास कि पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। जो पवनों की दिशा को समांतर चलते हैं और अनुदिश निर्मित के रूप में बालू का स्तूपों को क्या कहा जाएगा, बरखांश कहा जाएगा क्या। 7वें का क्या राइट बैठेगा भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। नहीं, पवनानुवर्ती जो पवने रहती है वही राइट होगा भाई। 7वें का बी राइट होगा। बरखांश किसे कहेंगे भाई, बरखांश किसे कहेंगे, इसका बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। क्या आपको पता है सब्र का बीज किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ किसे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ किन किन को आ रहे हैं भाई ये, तो जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। इसका पवनानुवर्ती राइट हो जाएगा। बालू का स्तूप के रूप में इसे कहते हैं भाई, जो पवनों के समांतर अनुदिश निर्मित के रूप में बालू का स्तूप होते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा जो अपवर्दन के कारक के रूप में है भाई। मृदा अपवर्दन का प्रमुख कारण रहता है भाई। मृदा अपवर्दन मतलब मृदा का कटाव हो रहा है भाई, किस कारण हो रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे जिसके कारण मृदा का अपवर्दन हो जाएगा। मतलब मिट्टी अपन वनों की कटाई करेंगे तो वनों को मतलब एक जगह से ज़मीन से निकालेंगे तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, पूरी एकदम एक प्रकार से पूरी मतलब वो गीली मिट्टी रहती है वो पूरी एकदम बाहर आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, हवा के साथ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कण चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मृदा का अपवर्दन हो जाएगा।
और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल द्वारा अपर्दन और वायु द्वारा अलग अलग अपर्दन अलग अलग जिलों के हिसाब से रहते हैं। जैसे कि वायु द्वारा अपर्दन पूछ ले तो जैसलमेर में, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा वायु द्वारा अपर्दन हो रहा है, क्योंकि वायु सबसे तेज चलती है। पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मतलब कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जल द्वारा अपर्दन जैसे कि हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा के आसपास, संबल का जो बीड़ क्षेत्र है वहाँ पर भी उत्खात स्थलाकृति भूमि, जिसके कारण वहाँ भी मृदा का क्या हो रहा है, कटा हो रहा है, और उस कारण भी जल अपर्दन हो रहा है भाई हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के। ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। बिल्कुल, ये भी सवाल आ चुके हैं, इसलिए इनको भी ध्यान में रख लेना। अब 9वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या बताया जा रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों का क्षेत्र के लिए वर्दी वाला कौन सा जिला है। जो वनों की वर्दी के लिए सबसे ज़्यादा वर्दी किस जिले की हुई है भाई। सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वर्दी वाला जिला कौन सा है राजस्थान में 2021 वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक करेंगे भाई। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा भाई अजमेर। बिल्कुल, अजमेर के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र में वर्दी हुई है 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार। बिल्कुल, अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खास। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करना है भाई। कूट दे रखे हैं, उस कूट पर विचार करना है, कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं है भाई। तो बनास, डाई, खारी नदियों का त्रिवेणी संगम बिसलपुर टोंक के अंदर है। बिल्कुल, ये तो राइट बैठ रहा है। राजस्थान का सर्वाधिक बीहड़ भूमि चंबल बेसिन में पाई जाती है। बिल्कुल, चंबल बेसिन पाई जाती है, ये भी राइट है। चंबल नदी का प्राचीनतम नाम चरमवती नदी भी कहा जाता था, तो बिल्कुल ये भी राइट है। चरमवती नदी भी कहा जाता था, और बीहड़ भूमि भी है, और त्रिवेणी संगम ये भी राइट है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही राइट बैठ रहे हैं। इसका मतलब तीनों को राइट बता देंगे। बिल्कुल, अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या राइट होगा, ध्यानपूर्वक देखो और आराम से प्रश्न को पढ़ लो, फिर राइट मेरे को बता दो कि राइट आंसर क्या होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जो राजस्थान में बाघ परियोजना से नहीं है भाई। कौन सी बाघ परियोजना जो राजस्थान में नहीं है भाई। बिल्कुल, अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाघ परियोजना मतलब टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में नहीं है। सरिस्का, चंबल, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर, करौली अभ्यारण्य। तो चंबल अभ्यारण्य नहीं होगा ना। बिल्कुल, चंबल अभ्यारण्य ये कहीं आपने सुना ही नहीं कि भाई ये बाघ परियोजना है। बाकी सरिस्का तो आपको पता है अलवर में, रामगढ़ विस्तारी कहाँ है, बूंदी में, धौलपुर करौली जो ये भी धौलपुर करौली जिले में हैं। बिल्कुल, तो ये ध्यान में रख लेंगे। बिल्कुल, अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है किस जिलों में होता है भाई। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये तो। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। बिल्कुल, अच्छा सवाल। अब 13वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित युग्म है भाई। बाकी तीनों सही होंगे, एक ही असम्मिलित होगा। कौन सा होगा भाई। 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में बिल्कुल राइट है। इंस्ट्रूमेशन ट्रेसन जो लिमिटेड जो कोटा के अंदर, बिल्कुल ये भी राइट है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ये गलत है क्योंकि खेतड़ी कॉम्प्लेक्स ये तो झुंझुनू के अंदर है, देबारी के अंदर तो जिंक का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जो पारक खारा के अंदर है ये भी राइट होगा। तो केवल ग को गलत बताओ, बाकी तीनों राइट है। बिल्कुल, अच्छा सवाल, शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही जबरदस्त कि राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी भाई। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई भाई। ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। तो 1957 में हुई थी भाई राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना, 1957। अच्छा सवाल, शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। षष्ठम या छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। तो श्री प्रद्युम्न सिंह जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, श्री प्रद्युम्न सिंह। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया भाई। मरु और सूखा मेरे को दोनों ही बता देना है। तो पहले तो मरु का बता दो कि मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ।
तो 1977-78 में हुआ था मरु विकास कार्यक्रम और सूखा विकास कार्यक्रम 1977-75 में हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बरला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में भाई? बरला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है भाई? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 70वें का राइट आंसर हो जाएगा फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर के अंदर है बरला सोलर पार्क। अच्छा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं पशु गणना है उसके अकॉर्डिंग जिसके कारण राजस्थान का पशु घनत्व कितना है भाई? राजस्थान में पशुओं का घनत्व पूछा है भाई 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर मारेंगे टिक, तो 169 हो जाएगा भाई। 169 जो पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का पशु घनत्व हो जाएगा 169। अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो क्लास मतलब आपको केवल रिवीजन के लिए मिल रही है, केवल मतलब प्रश्नों को एक बार भी दिमाग से निकाल दिए कि भाई कि एक बार आपने पढ़ लिए आंखों से तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इस क्लास में ज़्यादा समय आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अपनी क्लास ये रेगुलर रहेगी और बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ रहेगी। इसलिए केवल रिविजन करना है तो इस क्लास में जुड़े और प्रत्येक दिन अच्छे से अच्छे तैयारी करें। और पढ़ना चाहते हो तो भी आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, यह PDF भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए रेगुलर जुड़ो और बहुत शानदार अच्छे प्रकार से पढ़ो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020 में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है भाई? बिल्कुल अच्छा सवाल, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर बताएंगे। तो 32 इसकी हो जाएगी, प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है भाई? 32 इसका राइट बैठ रहा। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त सवाल है भाई कि वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमानों के अनुसार राजकोष की घाटों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में GSDP में कितने प्रतिशत अंक का लक्ष्य रखा गया भाई? GSDP के अंदर कितने % का लक्ष्य रखा गया है? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.95। 3.95 इसका राइट होगा भाई। इतना % लक्ष्य रखा गया है 3.95% का। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लो कि बागोर पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है भाई? किस जिले में है बागोर पुरातात्विक स्थल? 21वें का क्या राइट होगा? तो भीलवाड़ा राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले में बागोर पुरातात्विक स्थल है। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस शासक को सैनिक का भग्नावशेष बताया गया भाई? अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल, बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल कि राणा सांगा को ही बताया गया कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक का भग्नावशेष। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि मारवाड़ के किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की है भाई? मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक है जिनकी तुलना महाराणा प्रताप से की है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो राव सुंदरसेन जो मारवाड़ के शासक थे, जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी के रूप में भी जाना जाता है, और ये मारवाड़ के प्रमुख शासक थे। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीकानेर के किस शासक ने नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की? बीकानेर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार में? तो 24वें का क्या राइट बैठेगा? तो 24वें का राइट बैठेगा भाई कल्याणमल। कल्याणमल ने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई नागौर दरबार में। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर कि गुर्जर प्रत्यार वंश की सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से मिले भाई? गुर्जर प्रत्यार वंश के सर्वप्रथम साक्ष्य किस से मिलते हैं, कौन से शिलालेख से मिले हैं, इसके बारे में बताना भाई। तो गुर्जर प्रत्यार वंश के साक्ष्य एलोय परिस्थिति से मिले भाई। एलोय परिस्थिति, ये नया क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। एलोय परिस्थिति इसका राइट आंसर बैठेगा भाई। देख लेना, आराम से देख लेना ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने मानसिंह को 7000 मन शब्दावली दी थी भाई? किन्होंने दी थी भाई? मुगल बादशाह कौन था भाई? 26वें का राइट आंसर बता देंगे तमाम बच्चे। तो अकबर ने दी थी। अच्छा सवाल, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल
कि स्वान राजवंश की स्थापना किसने की थी भाई? स्वान राजवंश की स्थापना किसने की थी भाई? तो वासुदेव ने की थी भाई। वासुदेव ने स्वान राजवंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि तात्या तोपे ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत पर अधिकार किया भाई? तात्या तोपे ने राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिस पर अधिकार किया? तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ रियासत में अधिकार किया था तात्या तोपे द्वारा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजी लंबरदार ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? भोजी लंबरदार द्वारा किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 29वें का राइट आंसर बैठ जाएगा भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये मनगढ़ नहीं है, मानगढ़ पहाड़ी है भाई, या माँ लिख देंगे कि मानगढ़ पहाड़ी में जो हत्याकांड कब हुआ था भाई? जो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम में आने लायक सवाल कि मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ था भाई? तो 17 नवंबर 1913 में हुआ था मानगढ़ हत्याकांड, 17 नवंबर 1913। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि जयपुर प्रजामंडल में जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो समझौता हुआ था वो किन के मध्य हुआ था और कब हुआ था भाई? जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन या जेंटलमैन्स भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था भाई। 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि जयपुर की किस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान की राजधानी को बनाया भाई? राजस्थान की राजधानी किस समिति के आधार पर बनी थी? 32वें का क्या राइट बैठेगा भाई? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान की राजधानी भाई जयपुर को बनाया गया। बिल्कुल अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल, एग्जाम में आने लायक सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल कि विजय स्तंभ के बारे में कौन सा असत्य कथन है भाई? ये बताना भाई। विजय स्तंभ के बारे में असत्य कथन बताना भाई। ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। बिल्कुल राइट है। इसकी जो 122 फीट और 7 मंजिला नहीं 9 मंजिला, ये एक गलत बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस ऑप्शन क्या कह रहा है? इस स्तंभ में इसका निर्माण 1440 से प्रारंभ होकर सन 1448 में पूर्ण हुआ। 1440 से 1448, ये भी राइट है। इसकी शिल्पी जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा ने की थी, ये भी राइट है। मतलब केवल दूसरा गलत बैठ रहा है क्योंकि ये 9 मंजिला था। 122 फीट तो ये तो राइट है, लेकिन 9 मंजिला था, ये गलत बैठ रहा है। तो बिल्कुल ये गलत करेंगे ख को, बाकी तीनों सही थे। दूसरा ये गलत है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है भाई? असंगत कथन कौन सा है भाई? कथन कारक के भी सवाल आपके अच्छे खासे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ऐसे सवालों से आपको एक सवाल से आपको 3 या 4 क्वेश्चन अच्छे खासे रिविजन हो जाता है। तो ऐसे सवालों को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में कि असत्य कथन कौन सा है? कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी है। बिल्कुल राइट है, जाम्बोजी है। जाम्बोजी का जन्म 1441 में हुआ था। बिल्कुल राइट है। जाम्बोजी पर्यावरण प्रेमी या पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल राइट है। और जाम्बोजी का मेला कार्तिक अमावस्या को लगता है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता। कब लगता है? मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कौन राइट बताता है, पता लगता है किनको मेले के बारे में आता है भाई। और खेजड़ियाली जो मेला बढ़ता है भाई 12 सितंबर के दिन जोधपुर के अंदर, जो अमरता देवी जो पर्यावरण के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए खेजड़ी के समय उन्होंने 363 लोगों ने शहीद हो गए थे भाई। खेजड़ियाली आंदोलन जो जोधपुर में बढ़ता है भाई, इनका मेला भी बढ़ता है भाई 12 सितंबर के दिन। अच्छा सवाल कि नथमल जोशी की रचना कौन सी है भाई? नथमल जोशी की रचना कौन सी है भाई? तो धोरारो धोरी जो नथमल जोशी की रचना है। लेकिन धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठियारी है, बातारी फूलवारी विजयदान देतारी है, पग फेरो मणि मधुकर की है। तो सभी ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि मेवाड़ के भील जनजाति द्वारा किसके द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा भाई?
मेवाड़ में भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई? 36वें का राइट आंसर बताएंगे भाई। तो 36वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन राइट होगा ना, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि गौरी नृत्य किया जाता है भाई। ख ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ध्यानपूर्वक देखो और आराम से राइट आंसर बता सकते हो। तो नहड़ पीर झुंझुनू में शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है नहड़ पीर झुंझुनू हो जाएगा। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन कि जयपुर के संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे भाई? जयपुर में संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे भाई? 38वें का क्या राइट होएगा कि मनरंग भूपत खा जो जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भाई। जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? मनरंग भूपत खा या मनरंग खा भी कह सकते हैं या मनरंग भूपत खा, ये भी इसका राइट आंसर होगा भाई। पहला ही राइट बैठ रहा है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही खास सवाल, क्या बताया जा रहा है निम्न में से कौन सा मंदिर जो असम्मिलित है भाई? बिल्कुल राइट आंसर मारो भाई टिक। श्रीनाथ जी, यही गलत बैठ रहा है क्योंकि श्रीनाथ जी का मंदिर तो नाथ द्वारा राजसमंद में है, ये एक गलत बैठ रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद, ये राइट हो रहा है। मथुराधीश जो उनका भी मंदिर है कृष्ण भगवान का, वो भी कोटा के अंदर है। और गोविंद देव जी का मंदिर वो भी जयपुर के अंदर है। बिल्कुल ये सब राइट बैठ रहे हैं, ये एक ही गलत बैठ रहा था तो इसको गलत मारते हैं, बाकी तीनों राइट है। ठीक है, पहला ही एक गलत है, बाकी तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला के सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? 40वें का राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने किया था राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है। सत्य कथन को बताना भाई, सत्य कथन को बताना भाई। तो 41वें का क्या राइट बैठ रहा है, नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमसा परंपरा है। बिल्कुल ये तो राइट बैठ रहा है, पहला तो राइट बैठ रहा है। फिर सोल, निशोल, पट, दुंगल, असूल, सिर पोटरी आदि अंगरखी के प्रकार है। बिल्कुल ये गलत है, ये अंगरखी के प्रकार नहीं है। ये क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। सोल क्या है, निशोल क्या है, पट क्या है, दुंगल क्या है? ये वस्त्र तो हैं लेकिन अंगरखी के प्रकार नहीं है, ये आपको बता देता हूं। तो इसका केवल पहला ही राइट बैठ रहा है, केवल फर्स्ट ही इसका राइट बैठ रहा है। अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई साइंस से। अब अपन थोड़ी बहुत साइंस कर लेते हैं। साइंस के भी आपका दैनिक विज्ञान जो सब्जेक्ट जुड़ रखा है तो वो साइंस को भी अपन कर लेते हैं। तो वायरस जनित रोग कौन सा भाई? टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज या दस्त? वायरस जनित बताना भाई। तो रेबीज हो जाएगा, जैसे रेबडो वायरस होता है उनके द्वारा रेबीज, जो कुत्ते के द्वारा फैलने वाली, उनकी लार से फैलने वाली बीमारी है रेबीज, जो वायरस जनित होती है। इनके अंदर रेबडो वायरस या रुबडो वायरस या रेबडो कह देंगे जो वायरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार जबरदस्त कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है भाई? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च, केसर, पहाड़ी मिर्च या लौंग, किसे कहा जाएगा मसालों का राजा? मसालों का राजा कहा जाएगा काली मिर्च। मसालों की रानी किसे कहा जाएगा? इलायची। मसालों की रानी पूछे तो इलायची, मसालों का राजा पूछे तो काली मिर्च। बिल्कुल अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार है, कन्फ्यूज करने वाला आपको होगा लेकिन बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि मानव की गुणसूत्रों में जो युग्म जोड़ी रहती है वो कितनी जोड़ी रहती है? केवल आपको डायरेक्ट संज्ञा न पूछ के जोड़ी के रूप में बताया है तो कितनी युग्म के रूप में जोड़ी रहती है भाई मानव के गुणसूत्र में? तो 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र। कितनी जोड़ी? 23 गुणसूत्र रहते हैं मानव की, जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है 23। अलग अलग प्रकार से आपको सभी गुणसूत्र आने चाहिए। गुणसूत्र के बारे में आपको सवाल 100% आने की संभावना है, भले पशुओं में पूछ ले या किसी भी प्रकार से आपको गुणसूत्र पूछ ले तो गुणसूत्रों के बारे में आपको संख्या आनी चाहिए। गुणसूत्र का सवाल पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में एक आध सवाल बन जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंगस्टन तत्व का संकेतात्मक है, मतलब प्रतीक कौन सा भाई? टंगस्टन को किस प्रतीक से जानेंगे भाई? ये भी सवाल एक क्या, दो क्या, 3 बार आ चुका है एग्जाम में। टंगस्टन का प्रतीक 3 बार आ चुका भाई। तो इसका प्रतीक होता है डब्लू। डब्लू प्रतीक रहता है भाई टंगस्टन का, ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल है, जो एग्जाम में आने लायक सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको करवाए जाएंगे भाई।
पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग और आजकल जो नवीनतम ट्रेंड के अकॉर्डिंग सवाल बनते हैं, ऐसे भी आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का अधिकतम जो घनत्व रहता है वो कितना रहता है भाई। जल का अधिकतम जो घनत्व रहता है वो घनत्व बताना भाई। अधिकतम घनत्व कितना रहता है जल का। H2O का घनत्व बताना भाई। जल का घनत्व बता दो, ध्यानपूर्वक आराम से राइट आंसर बता सकते हो भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से देख के, तो 4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट के रूप में रहता है जल का घनत्व, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटरिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है भाई। सुपर कंप्यूटरिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज, सुमेर करे, एलन ट्यूरिंग या विंडसरफ। बिल्कुल सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। चार्ल्स बेबेज नहीं होगा क्योंकि सुमेर करे हैं। सुपर कंप्यूटरिंग पूछा है, न कि कंप्यूटर के पिता पूछा है। फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा, सुपर कंप्यूटरिंग के पिता पूछा है, तो सुमेर करे। इसका बी राइट बताओ भाई। कंप्यूटर तो बिल्कुल सिंपल सा है, कंप्यूटर को क्या गलत करते हो। बिल्कुल कंप्यूटर के इतने ही सवाल आएंगे, 3-4 सवाल आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। 3-4 सवाल पॉलिटी के आएंगे, 3-4 सवाल आपके संविधान से ले लिए जाएंगे और ऐसे करके राजस्थान जीके का अच्छा खासा पोर्शन लगभग 30 नंबर का रहेगा। फिर आपको 5 नंबर के आसपास कंप्यूटर, 5 नंबर के आसपास पॉलिटी, 5 नंबर के आसपास आपकी दैनिक विज्ञान और 5 नंबर आपको अदर्स जो अर्थव्यवस्था और योजनाओं से रिलेटेड और पशुपालन में नवीनतम आंकड़ों के रिलेटेड। इस प्रकार से आपको पूरा डिवाइडेड 50 नंबर का जो पोर्शन रहेगा, इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। ये 100% ऐसा पोर्शन रहेगा, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना जरूर, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रकार से पोर्शन बनेगा भाई। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के डिवाइड तो नहीं है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से बता दूं तो इस प्रकार से बन सकता है भाई, ये ध्यान में रख लेना। फिर आउटपुट डिवाइस का कौन सा आउटपुट डिवाइस है ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, आउटपुट डिवाइस का क्या है डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस कौन सा भाई। इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इस प्रकार से आपको बताना भाई। तो आउटपुट का बता दो मेरे को। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। आउटपुट के मैं सारे बता दूं क्या आपको। बिल्कुल सर बता दो। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ईयरफोन हो गया, ये सभी को क्या हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे। इनपुट के बता दूं क्या। इनपुट के जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, MICR हो गया, BCR हो गया, लाइट पेन हो गया या माइक्रोफोन हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, इनपुट हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देख लेंगे भाई, आराम से ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई। सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, हार्डवेयर है या पेरिफेरल है। जल्दी से देख के बताओ भाई। 58 का क्या राइट बैठ रहा है भाई। राइट आंसर टिक बता दो भाई। राइट आंसर टिक मारो भाई। तो एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई। बिल्कुल सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर। अच्छा सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सबसे तेज मेमोरी क्या कौन सी होती है भाई। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। CD-ROM, हार्ड डिस्क या ऑक्सिलरी साइक मेमोरी या कैश मेमोरी। बिल्कुल ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, कैश मेमोरी रहेगी भाई। कैश मेमोरी सबसे क्या रहती है भाई, कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी, इस प्रकार से याद रख लेंगे कि कैश मेमोरी मतलब सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी। बिल्कुल अच्छा सवाल। आप एक बार क्लास को देख लोगे ना तो साथ साथ में आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे भाई, मुख्य जबान हो जाएंगे भाई सवाल। तो रेगुलर जुड़ोगे तो फायदा हो जाएगा भाई। एक निबल में कितने तुल्य रहते हैं भाई। एक निबल में कितने तुल्य रहते हैं, मतलब क्या बीट्स रहता है या कितने पॉइंट्स के रूप में रहते हैं भाई। एक निबल के रूप में 4 बीट्स, 8 बीट्स, 16 बीट्स या 32 बीट्स। आपको संख्या के रूप में बताना है कि एक बीट्स कितने तुल्य के बराबर होगा, मतलब कितने के बराबर होगा। एक बीट्स में कितने मतलब एक निबल में कितने बीट्स होंगे, निबल के अकॉर्डिंग बीट्स बताना भाई। तो 60वें का 4 बीट हो जाएंगे कि एक निबल में 4 प्रकार के बीट होते हैं भाई। एक निबल में कितने, 4। बिल्कुल अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है,
शानदार क्वेश्चन है। ये अपने क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से आपको रेगुलर अच्छे प्रकार से क्लास करवाई जा रही है, तो प्रत्येक दिन जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से क्लास में जुड़ो और रेगुलर अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाओ। और अब पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको कंटेंट भर भर के दिया जा रहा है। भाई टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो आप अब जम के पढ़ाई करो, क्योंकि समय है आपके पास बिल्कुल कम। तो आपको पढ़ने में कोई भी 1% भी कमी नहीं रखनी है और अच्छे प्रकार से पढ़ना है और शानदार तरीके से पढ़ना है। और जो भी भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाके जुड़ जाना। और टेलीग्राम पर भी आपको फ्री में नोट्स, क्विज, एग्जाम अपडेट रिलेटेड और भी कोई जानकारी रहती है वो भी, और किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या है तो वो भी आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसी प्रकार के टेलीग्राम चैनल को सभी साथी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब अपन अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को थैंक यू।